जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम ऑफ झारखंड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड जीके का जो जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। 7 to 10 जेपीएससी पहला पेपर आज हम 100 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कि 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इन प्रश्नों का पूरा विश्लेषण करते हुए वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक प्रश्न का विश्लेषण करके। तो आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखें और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो इस चैनल में नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि हम 100 प्रश्नों का आपको प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए पूरे 100 प्रश्न आपको आज हम कराएंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप पूरे वीडियो में बने हुए रहेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम। जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के पास सामने कि निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है एवं पश्चिमी बंगाल, असम एवं उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, या एक और दो दोनों असत्य है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह ए नंबर हो जाएगा कि केवल ए सत्य है, यानी कि एक नंबर का सत्य है। और ये जो बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, तो यहाँ पे ये नहीं पाया जाता है लेटेराइट मृदा दोस्तों। हम आपको बताते हैं कि लेटेराइट मृदा जो पाई जाती है वह किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, फिर तमिलनाडु हो गया, MP, TN तमिलनाडु। इसके बाद आपका तमिलनाडु के बाद केरल में पाया जाता है दोस्तों, फिर कर्नाटक में पाया जाता है, केरल और कर्नाटक। इसके बाद केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा, उड़ीसा में पाया जाता है दोस्तों। बस इतनी जगहों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र या खनन क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग जो है भारत करता है दोस्तों। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लगभग आपका मान के चलो तो 80% जल जो है वो कृषि में उपयोग किया जाता है। और 10 से 15% जो है पानी का उपयोग आपका औद्योगिक क्षेत्र में होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। केरल, नागालैंड, गोवा या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा नागालैंड में। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.58, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत ये कमी आई थी जनसंख्या में दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो नगर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या कितना है, 704। ठीक है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में जो नगर की संख्या हो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 378। ठीक है,
इसके बाद आपका मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका 394। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर गुजरात की बात करें तो ये 242 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और अगर सबसे पूरा भारत में बोलेगा कि नगरों की संख्या में सबसे अधिक किस राज्य का है तो वह तमिलनाडु है दोस्तों, याद रखिएगा। तमिलनाडु में 832 नगर हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, वो आपको छांटना है। अनुच्छेद 22.1 इसमें बोला गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण की शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। यानी कि ये अनुच्छेद बोल रहा है कि आपको गिरफ्तार जो किया जाएगा वो आपको बिना क्या बोलते हैं वारंट का आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और आपको जानकारी दिए बिना आपको नहीं रख सकता है। अनुच्छेद 22.1 में जो बोला गया है फिर दोस्तों कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन में है दोस्तों आपका अनुच्छेद 22.4 में, यानी कि 22 का 4 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगी। और चौथा प्रश्न है आपका दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि एक मिनट दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि अनुच्छेद 22 का 2 में सांसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगा जिसके अंतर्गत 3 महीना से अधिक निरुद्ध किया जा सके। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह यही चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो पूछा था कि कौन सा आपका गलत है, नहीं क्या पूछा था, हाँ कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका चौथा नंबर जो है ये सुमेलित नहीं है, बाद में कि तीनों ऑप्शन जो है वो सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 333। लेकिन कि एक बात बता दें दोस्तों, ये एंग्लो इंडियन 333 ये राज्य में प्रतिनिधित्व करता है, और अगर केंद्र की बात किया जाए तो केंद्र में 331 था दोस्तों। लेकिन कि अभी 2019 में जो दोस्तों 2019 में आपका 104वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियन का जो सीट है दोस्तों, मतलब ये अनुच्छेद था, ये दोनों को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व था किस संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 2019 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति AS आनंद, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यायमूर्ति AS आनंद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदार व्यवस्था से संबंधित है। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास,
मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या ए और बी दोनों, ए बी सी तीनों, या बी और डी दोनों, या ए बी सी डी चारों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन जो है आपका सब सही है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, ये किस राज्य से कौन संबंधित था जमींदारी व्यवस्था के संबंध से। आगे देखें हम, आगे प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमति हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। तो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करेगा की घोषणा की। मोदी सरकार ने योजना आयोग नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और चौथा है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर जो 1 और 3, इसके बाद है आपका 3 और 2, केवल 3, यह सभी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सभी सत्य है। जितना ऑप्शन इसमें आपको जितना पॉइंट दिया गया है ये चारों का चारों पॉइंट सही है। आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लीजिएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। पार्थ चटर्जी, अतुल कोहली, विश्वनाथ मिश्रा, मायरन विनर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अतुल कोहली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, और नेक्स्ट प्रश्न है कि सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सहभागिता एवं विधि का शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन, धार्मिकता एवं भावुक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका धार्मिकता और भावुक। ये जो है सुशासन का एक भाग नहीं है। सुशासन में भावुक होना ये शोभा नहीं देगा दोस्तों। आप सुशासन नहीं ला सकते हो अगर भावुक हो जाओगे, धर्म पर मटोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न है नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा 18 वर्ष की आयु सीमा पर। निहित नहीं होगा किस आयु सीमा पर बोल रहा है दोस्तों, तो 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 19 वर्ष। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और एक बात आप लोगों को बता दें दोस्तों, 1992 में ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पहले आपका 25 साल था दोस्तों, 25 वर्ष था, 25 से घटा के आपका 21 वर्ष कर दिया गया। कब, तो 1992 में, 1992 में। और ये संविधान संशोधन कौन सा था, तो 74वां।
ठीक है दोस्तों, 74वां। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के गवर्नर, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राज्य के गवर्नर के पास जो है पंचायती राज वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन के माध्यम नहीं है? कर सहभाजन, सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं या गड़गिल सूत्र के अंतर्गत योजना क्रियान्वयन के लिए स्थानांतरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो है एक माध्यम नहीं है केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीएसटी, आयकर, भू राजस्व या निगम कर। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भू राजस्व। भू राजस्व जो कर है दोस्तों, वह केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार ही वसूलता है इस कर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, भारत के केंद्रीय बजट में राजकीय कोष घाटे का तात्पर्य है मुद्रीकृत घाटे और वित्तीय घाटे का जोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्र सरकार के उधार में शुद्ध वृद्धि, चालू खर्च और चालू आय के बीच अंतर। राजकीय कोष ये घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसों की ज़रूरत। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों आपका यही 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 डी। ठीक है, ये जो है बजट का जो राजकीय कोष घाटा जो दर्शाता है वो राज्य में और कितने पैसों की खर्चा में उसे कितने पैसों की आवश्यकता है यह बताता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, अमर्त्य सेन या CH हनुमंथा राव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा PC महालनोबिस। और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था दोस्तों? तो इसका कार्यकाल था आपका 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, 1956 से लेकर के 1961 तक इसका कार्यकाल था। और आपका जो PC महालनोबिस जो थे दोस्तों, ये संख्याविद थे जो कि 1953 में एक संख्याविद था। इसका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल जो है प्रदान किया गया था दोस्तों 1953 में। तो इसी के मॉडल पर यह दूसरी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? विकास का जो मापक है उसको प्रस्तावित किया गया HDI प्रति व्यक्ति आय, PQLI भौतिक जीवन स्तर सूचकांक, या दूसरा प्रति व्यक्ति आय
HDI, तीसरा नंबर PQLI प्रति व्यक्ति आय, चौथा नंबर ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय PQLI तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रति व्यक्ति आय PQLI। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शीर्षक पंक्ति की मुद्रास्फीति आधारित होता है। थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC पर, संयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है, यानी कि इसके आधार पे कौन सा इसके आधार पे राज्य नहीं है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है और तमिलनाडु भी है, लेकिन कि गुजरात नहीं है इस सूचकांक में। ठीक है दोस्तों, इस सूचकांक में जो है आपका केरल जो है, केरल को आपका 70 स्कोर मिला था दोस्तों इसे, और आपका जो था 70 स्कोर केरल को मिला। हिमाचल प्रदेश को आपका 69 मिला दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को कितना मिला? 69 मिला, और तमिलनाडु को आपका 67 मिला था। ठीक है, और गुजरात को जो मिला था दोस्तों, गुजरात तो है ही नहीं इस स्कोर में। ठीक है दोस्तों, गुजरात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के 29 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, अभी तो 28 है दोस्तों ना, 28/8 यही है अभी, के 312 शहर कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबन कणीय पदार्थ या सूक्ष्म कणीय पदार्थ। दूसरा नंबर ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या निलंबन कणीय पदार्थ। NO2, PM10, PM2.5 या NO2 ऑक्सीजन हाई फ्लोराइड या PM2.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निलंबन कणीय PM10 और सूक्ष्म कणीय PM2.5, ये आपका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक संस्था ग्रेट 10 बूट संस्थाओं से संबंधित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र। ये जो है ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है, ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है तो रुपये का मूल्य ह्रास होगा, रुपये का अवमूल्यन होगा, रुपये अधिक मूल्यन होगा, या विनिमय दर में कोई परिवर्तन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, रुपये के मूल्य में ह्रास होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था मूलर, वाल्डेयर, मेंडल, सूटन या ब्रेवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूटन और ब्रेवर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों। हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है गॉड कण के नाम से, इलेक्ट्रॉन के नाम से, प्रोटॉन के नाम से या न्यूट्रॉन के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गॉड कण के नाम से हिग्स बोसन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत वैद्युत संदीप्त, लेसर, ताप्यानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत कोड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत संदीप्त। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? पराध्वनिक तरंग, गामा किरण, एक्स किरण या पराबैंगनी किरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पराध्वनिक तरंग। इसका उदाहरण विद्युत चुंबकीय का उदाहरण कौन नहीं है? तो पराध्वनिक है, और पराध्वनिक नहीं है दोस्तों। और गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण, तो आप याद रखिए गामा, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराध्वनिक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है ताप पर, दाब पर, घनत्व पर या ताप, दाब, घनत्व तीनों पर। ये तीनों स्वतंत्र हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों स्वतंत्र हैं दोस्तों। ठीक है, प्रकाश का चाल ये तीनों से स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट बोल रहा है, नहीं है दोस्तों। मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी या खटमल। तो मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। ठीक है दोस्तों, मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। क्या है? ऑर्थोपोडा का एक वर्ग है। ठीक है, ऑर्थोपोडा का एक ये वर्ग में गिनती आता है, यह कीट में गिनती नहीं आता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखें हम। क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक है क्यू यू बी आई टी, बी आई टी, बी वाई टी ई, जी आई जी ए बी आई टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्यू यू बी आई टी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है मेघ संघनन सेवा सम्मिलित नहीं करती है आधिकारिक संरचना सेवा, मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम जो है ये मेघ संघनन से संबंधित नहीं है, ये तीनों संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एवं डिजिटल दोनों, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डिजिटल सिग्नल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रेट या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रोजन
जो होता है नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट के रूप में इसको लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पौधे के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का, आर्द्रपतन, चूर्णील, आसीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टीका जो है ये आपका क्या है, मूंगफली में हानिकारक रोग है, जो कि इसके पत्तों पर क्या होता है दोस्तों, धब्बे पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके पत्तों पर धब्बे पड़ जाता है टिक्का रोग होने से मूंगफली में। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। मक्का भी बोल रहा है दोस्तों, आलू, गन्ना, मूंग, ये 4 फसल का जो उदाहरण है दोस्तों, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय या 4 वर्षीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्षीय। ये 2 वर्ष का फसल का चक्र है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ था, यानी कि कौन सा हुआ था, 2,4-D, 2,4,5-T, पेंडिमिथालिन या सीमाजीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 और 4D। ठीक है, इसका पहला जो ये कीटाणुनाशक जो दवाई था यही था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से विदेशों में बहुयात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है, अल्फोनस, लांगड़ा, चौसा या गोरजीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्फोंसो। अल्फोंसो जो आम का प्रजाति है वह विदेश द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला आम का फसल है। ठीक है दोस्तों, मतलब फसल नहीं, ये मतलब आम का फल है। ठीक है, अल्फांसो जो ये है दोस्तों, ये प्रजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। और भी जो सामान निर्यात होता है इसके साथ साथ विदेशों में, तो वह है दोस्तों केसर, तोतापुरी, बगनपल्ली। ठीक है, ये सब चीज़ें भी जैसे अल्फांसो आम का निर्यात होता है उसी तरह से इन चीज़ों का भी निर्यात विदेशों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था कुकरा, आटवी, अरण्या, वनांचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुकरा। ठीक है, कुकरा जो है आपका मुगल शासनकाल में किस नाम से जाना जाता था, तो कुकरा के नाम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। बोल रहे हैं कि अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, पलामू, सिंहभूम, पाकुड़, चतरा। तो ये क्वेश्चन में जो था दोस्तों, मतलब जेपीएससी का और स्टूडेंट का इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। जेपीएससी का उत्तर जो था दोस्तों ये पलामू था 1767 में दोस्तों। ठीक है, 1767 में ये, सॉरी दोस्तों 1767 नहीं 1769 होगा दोस्तों। हाँ, 1769 में पलामू आयोग का आंसर था दोस्तों, लेकिन कि इसका जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वो सही उत्तर जो है वो सिंहभूम है, जो कि 1765 की में अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कर चुका था सिंहभूम के क्षेत्र से दोस्तों। लेकिन कि आयोग का आंसर आपका पलामू था 1769। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप क्या आंसर करके आइएगा। हम दोनों आंसर आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
और नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण, भागीरथ, दुबिया गोसाई या जतरा भगत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो था ये भूमिज विद्रोह का क्या था? नेता था। ठीक है दोस्तों। और ये भूमिज विद्रोह जो हुआ था यह कहाँ हुआ था दोस्तों? नहीं, कब हुआ था पहले वो बता दें, कहाँ हुआ था? तो ये बंकुरा में, बंकुरा सॉरी दोस्तों, बीरभूम, बीरभूम में हुआ था, बीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है, ये 1832 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1832 में भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो बीरभूम, बीरभूम याद रखिएगा दोस्तों, बीरभूम और सिंहभूम ये दोनों क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है? करमाली, बिरहोर, मुंडा या माल पहाड़िया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह बिरहोर हो जाएगा। ठीक है, बिरहोर जो रहने का स्थान होता है उसे टंडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं? हो जनजाति, असुर जनजाति, उरांव जनजाति या कोरवा जनजाति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कोरवा जनजाति। ठीक है, कोरवा जनजाति में जो विधवा पुनर्विवाह को है उसको मेयारी कहा जाता है। और ये कोरवा जनजाति आपका आदिम जनजाति के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, आदिम जनजाति में आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, धूमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? पूजा स्थल है, शमशान है, युवागृह है या नृत्य स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक यह युवागृह है। और धूमकुड़िया आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि धूमकुड़िया जो है यह किस जनजाति का युवागृह है। ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में आपको छोड़ देते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये किस जनजाति का युवागृह है। अगर मेरे वीडियो को फॉलो किए होंगे तो आपको ये तो हम बताए हैं दोस्तों कि धूमकुड़िया किस जनजाति का युवागृह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? माघे, कर्मा, फागो या जेठ नवा खिया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा फागो। ठीक है, ये आर्थिक स्थिति का उजागर कब होता है? तो फागो में, फागुन महीना में। ठीक है, फगुआ, क्योंकि उस टाइम में धान ऊन कट के सब फसल घर आ जाता है, सब्जी उब्जी बेच के भी पैसा कमाता है किसान लोग, तो इसीलिए उसे आर्थिक दृष्टि से देखा गया है फागो को। ठीक है दोस्तों, पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है? हजारीबाग, रांची, लोहरदगा या गुमला? पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुमला। ठीक है, पालकोट की गुफा कहाँ अवस्थित है? तो गुमला जिला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? करमाली का, असुर का, बिरजिया या कोरबा? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा असुर। असुर जनजाति जो है लोहा गलाने का काम करता है। और असुर जनजाति को आप शिकारी संग्रहकर्ता भी बोलते हैं इसे दोस्तों, शिकारी, शिकारी संग्रहकर्ता, संग्रहकर्ता। ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? सिसई, रामजरी, नरसिंहपुर या मलूटी? तो ये क्वेश्चन तो कोई गलती नहीं करेगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मलूटी। ठीक है, और मलूटी में हम एक चीज़ पिछला वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं दोस्तों कि ये मलूटी में कुल 108 मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी भी 72 मंदिर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, 108 में 72 मंदिर अभी भी पाए जाते हैं दोस्तों। और ये मंदिर जो है आपका कब बना था? तो ये मंदिर आपका 17वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का आपका निर्माण हुआ था, उसी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का
अवस्थित है, कैलाश पर्वत जो अवस्थित है वह कहाँ है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत या नेपाल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तिब्बत। ठीक है, और ये तिब्बत से बहुत सारी नदियाँ निकला हुआ है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से निकलता है आपका। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सतलज नदी यहीं से निकलता है, सतलज। और इसके बाद आपका सतलज के बाद कौन सा नदी हो गया दोस्तों? हाँ, सिंधु। सतलज, सिंधु और घाघरा, ये 3 नदियाँ इधर हो गया, एक ब्रह्मपुत्र इधर। ठीक है दोस्तों, ये 4 नदियाँ यही तिब्बत के मानसरोवर झील से ये नदियाँ निकलती है दोस्तों। ठीक है, और ये तिब्बत कैलाश पर्वत जो है तिब्बत में है दोस्तों। और इस कैलाश पर्वत जो है ये 3 धर्म का मतलब धर्म स्थल है दोस्तों। आपका हिंदू धर्म का भी है, बौद्ध का भी है, हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म का ये एक पवित्र स्थल है दोस्तों। ठीक है, कैलाश पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? वल्फिया, एजोला, इक्छोर्निया या ट्रेपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इक्छोर्निया। ये जो है ये जलीय घास फूस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कुडानकुलम तमिलनाडु, केगा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम कर्नाटक, ककरापार गुजरात? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलपक्कम कर्नाटक। ठीक है, कलपक्कम कर्नाटक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वंशागत संपत्ति के विक्रय पर कर लगाता है? आयकर, पूंजी लाभ कर, भूमि कर या संपत्ति कर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पूंजी लाभ कर जो है ये वंशानुगत संपत्ति पर ये लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? भारतनाट्यम, कथकली, कथक या मोहिनीअट्टम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कथक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाले लक्ष्य का जलाना, कोयला का जलाना या खाना बनाने वाली गैस का जलाना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोयले का जलाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोहे धातु का एक अयस्क है? हेमेटाइट, क्रोमाइट, मैकाइट या बॉक्साइट? तो लोहे का जो अयस्क है दोस्तों वह आप सभी जानते हैं कि हेमेटाइट और क्या होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, लोहे का जो अयस्क है वह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है इस लो का अयस्क है दोस्तों। और आपका जो क्रोमाइट है ये क्रोमियम का है दोस्तों, क्रोमाइट से क्रोमियम पाया जाता है। इसके बाद मेलाकाइट से आपका ऑक्सीकृत तांबा अयस्क मिलता है दोस्तों, ऑक्सीकृत तांबा अयस्क मेलाकाइट से। और बॉक्साइट से आपको एल्युमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, बॉक्साइट से आपको क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संबंध, प्रतिस्पर्धा, अवैयक्तिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक संबंध जो है ये शहरी जीवन का विशेषता नहीं है। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस या संविधान दिवस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वराज दिवस। ये कब से मनाना शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये 26 जनवरी 1900, बोलिए दोस्तों, 1930, ठीक है, 1930। इसी समय से जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय से ये आपका पूर्ण स्वराज मनाने का घोषणा किया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें भारत के यांत्रिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? APJ अब्दुल कलाम, नवीन नारायण, जी माधवन नायर या विक्रम साराभाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रम साराभाई, ठीक है। ये यांत्रिक्ष का जो जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? इसरो का स्थापना किया था, इसरो, ठीक है। इसरो का स्थापना किसने किया था? तो विक्रम साराभाई ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1975 में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 1975 में इन्होंने भारतीय का ये पहला उपग्रह यहाँ से लॉन्च किया था। और पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो वह आर्यभट्ट था, ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह को 1975 में इसरो के द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए यांत्रिक्ष का जनक इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, संथाल, भील या मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोंड। तो एक नंबर का जनजाति कौन सा है दोस्तों? तो एक नंबर में आपका हो गया भील, और दूसरा नंबर में हो गया आपका गोंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? ये तो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बजरंग पूनिया, ठीक है। और ये बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बजरंग पूनिया बताइए आप लोग, कोई बता सकते हैं? अभी तो ये खेल का नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद्र, ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है 2021 में, याद रखिएगा आप लोग। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अब कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948, 10 जनवरी 1920, 4 अप्रैल 1949 या 24 अक्टूबर 1945। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर 1948, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के लिए या साहित्य के लिए या अर्थशास्त्र के लिए? तो किस क्षेत्र के लिए जीता था? तो यह साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे इन्होंने जीता था। और यह ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इन्होंने नोबेल पुरस्कार 1953 में जीता था दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? गुजरात, नागालैंड, मिजोरम या असम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में कितना प्रतिशत वन है दोस्तों? कोई आप लोग बता सकते हैं?
मिजोरम में आपका 85.41%। ठीक है दोस्तों। और असम में कितना है दोस्तों, कोई बता सकते हैं? असम में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। नागालैंड में कितना है? 75.31 है नागालैंड में। ठीक है। इसके बाद आपका देखिए दोस्तों, सबसे पहला हो गया मिजोरम। मिजोरम के बाद जो है वह आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। वनाच्छादित का अगर बात किया जाए तो मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के प्रदेश के बाद आपका आ गया मेघालय, मेघालय के बाद नागालैंड। ये इसका सही क्रम है वनाच्छादन में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ता है? घोघा और दहेज, भावनगर और घोघा, भावनगर और दहेज, सोमनाथ और द्वारिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा घोघा और दहेज। ये कहाँ पे है दोस्तों, घोघा और दहेज? तो ये घोघा जो है आपका, घोघा अरब सागर तट पर सौराष्ट्र के भावनगर जिले में घोघा को भरूच, ये भरूच, दहेज जो है ये भरूच जिला के दहेज की खंभात की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर और खंभात की खाड़ी। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पूर्व चेतावनी, क्षेत्रीयकरण, पुनः निर्माण, योजना एवं नीतियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुनः निर्माण। ठीक है, पुनः निर्माण, पुनर्वास या अस्थायी पुनर्प्राप्ति, ये सब चीज़ें जो है दोस्तों आपका आपदा के बाद किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र ध्वजा के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1947, 10 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए, ये ध्वजा का जो साइज है दोस्तों, यह 2:3 में है। ठीक है, ये चौड़ाई है दोस्तों और ये लंबाई है। ठीक है, ये चौड़ाई 2:3 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये तिरंगा को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? तो ये डेट था 1931। ठीक है, 1931 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, लेकिन कि हमारे संविधान सभा ने कब उसे अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 1931 में ही उसका डिजाइन बनके तैयार था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति एस आनंद, न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति HL दत्तू, न्यायमूर्ति के बालकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है, लेकिन कि अभी अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अभी जो है वह अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, अभी जो इसका अध्यक्ष है कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। आप याद रखिएगा, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005, 2006, 2008, 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2006 में। ठीक है, आपसे स्मॉल डेट भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा आप कि 27 सितंबर 2006 को। ठीक है, 27 सितंबर 2006। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1911, 1915, 1921,
1926। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1911 में ये वायु परिवहन शुरू भारत में हो गया था। ठीक है दोस्तों, और ये पहला वायु परिवहन जो था दोस्तों कहाँ से कहाँ तक था? तो ये इलाहाबाद से आपका कहाँ तक था? तो ये नैनी जंक्शन तक था। इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक था। ठीक है, नैनी जंक्शन तक। ठीक है, और इसका जो हवाई अड्डे का जो निर्माण हुआ दोस्तों, वह टाटा कंपनी के टाटा सन्स के लिमिटेड के द्वारा 1922 में आपका 1922 में टाटा कंपनी के द्वारा टाटा सन्स हवाई अड्डा का निर्माण किया गया दोस्तों। और 1953 में संसद ने वायु निगम में इसे अधिनियम में पारित कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक अधिनियम बना दिया 1953 में। तब से लेकर के क्या हो गया, ये इंडिया एयरलाइंस के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका कहानी है, थोड़ा सा हम बता दिए आपको। टोडा जनजाति दोस्तों मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो असम में, जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में जो है वह टोडा जनजाति निवास करती है दोस्तों। तमिलनाडु का ये जो नीलगिरी पर्वत है दोस्तों, वहाँ पे टोडा जनजाति अधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उच्च पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 25%, 27%, 30% या 33%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में जो है ये सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक क्षमता या विकास करने का पैमाना वहाँ पे है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर, ककरापार, केगा या नरोरा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर आपका कहाँ पड़ता है? तारापुर दोस्तों ये महाराष्ट्र में ना। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील, संथाल, गोंड, कोल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम आपको बता चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको हम इसका आंसर बताए हैं। क्या हो जाएगा? भील। ये 1 नंबर का जनजाति है। दूसरा नंबर में आपका गोंड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? पंजाब, हरियाणा, केरल या गुजरात? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व कहाँ है? तो केरल में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे अधिक सड़क का घनत्व पूछे तो केरल, और सबसे कम पूछे तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, झांसी या लखनऊ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झांसी। ये झांसी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई या तुतीकोरिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मुंबई। ये प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। लेकिन कि अगर आपको भारत में प्राकृतिक बंदरगाह 2 है दोस्तों, एक मुंबई है, एक कोचीन है। ठीक है, ये दोनों बंदरगाह है, लेकिन कि अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप में पूछे तो वो मुंबई है।
ठीक है। उनकी प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो ये आपका कोचीन और मुंबई, ये दोनों प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? यानी कि हिंदी के बाद जो विदेशों में बोली जाती है वह कौन सी भाषा है? तेलुगु, तमिल, बंगाली या मलयालम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बंगाली। ठीक है, हिंदी के बाद जो विदेशों में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है वह बंगाली है। और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषा है दोस्तों? विश्व में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है? तो वह मंदारिन चीनी है। ठीक है, ये सब अंग्रेजी, स्पेनिश इसके बाद अंग्रेजी दोस्तों। ठीक है, पहले चीनी, फिर स्पेनिश, फिर अंग्रेजी। इसके बाद चौथा नंबर में आपका हिंदी है। ठीक है, याद रखिएगा क्रम इसका, आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे? खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, अरामाइक लिपि में, देवनागरी लिपि में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खरोष्टी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है, वैश्विक प्रणाली भी कहलाती है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, आश्विक प्रणाली भी कहलाती है, मीमांस प्रणाली भी कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकटक, चालुक्य? तो ये आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले आपका सातवाहन, वाकटक तो सब सीरियली है दोस्तों, ABC। ठीक है दोस्तों, तीनों सीरियली है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखें दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी स्थान था? तामलुक, राजगीर, अरिक मेडू, भाग्रपीर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा तामलुक। ठीक है, तामलुक में रोमन व्यापारी का ये प्रमुख स्थान जो था दोस्तों यह तामलुक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कल्हन का राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोड़वाहो लिखी थी? विल्हन द्वारा, संध्या कारनंदिनी द्वारा, वाकपति द्वारा, वानभट्ट द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाकपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तिरुमुराई, तोल्कापियम या शिल्पदीकारम या मणिमेखलाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तिरुमुराई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? काम्पिली राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की, काकातिया राज्य की, होयसला राज्य की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो है इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है दिल्ली एवं अजमेर में, दिल्ली एवं लाहौर में, अजमेर एवं दिल्ली में, लाहौर एवं अजमेर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली एवं अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था? फारस अरब का, तुर्क मंगोल मध्य एशिया, या फारस अरब तुर्क मंगोल मध्य एशिया, या फारस अरब तुर्क मंगोल भारतीय तत्वों का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य काल में जो सरकार का एक समग्र संरचना था वह था आपका फारस अरब
तुर्क मंगोलिया और भारतीय तत्वों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य या श्रीकंठाचार्य? तो इसका अद्वैत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था यह आपका किया था रामानुचार्य। किसने किया था दोस्तों? रामानुचार्य ने अद्वैत शासन प्रणाली नहीं दोस्तों, अद्वैत सिद्धांत दिया था इन्होंने, अद्वैत शासन प्रणाली इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी पंजाब एवं बंगाल में, बंगाल एवं मद्रास में, मद्रास एवं पंजाब में, मद्रास एवं बंगाल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल एवं मद्रास में। मद्रास बंगाल नहीं, पहले बंगाल फिर मद्रास में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये कूट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905, लखनऊ समझौता 1916, मार्लो मिंटो सुधार 1909 और मुस्लिम लीग की स्थापना ये कब हुआ था? 1906 नहीं, 1906 में हुआ था आपका ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए, डी, सी और बी, यही होगा दोस्तों। ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, देखो। नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। आयोग ने ये प्रश्न को गलत कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा जो कि ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1880 में, लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लॉर्ड विलियम बेडवर्न ने वर्ष 1885 में, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 1882 में। शिक्षा आयोग का जो स्थापना हुआ था भारत में वह हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वशात्य शुरू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या किया था? प्रांतीय स्वशात का शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में और स्पेनिश वासियों ने वर्ष 1680 में और फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों ने किया था 1550 में। ठीक है, 1550 में पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार जो है ये भूटान के साथ नहीं लगता है, बाद बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम ये सब भूटान के साथ सटते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवल्य द्वीप पाए जाते हैं? रामेश्वरम के निकट, सुंदरवन के निकट, खंभात की खाड़ी के निकट या लक्षद्वीप के निकट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के निकट जो है ये प्रबल द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय उपग्रह श्रृंखला
एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, संसाधन उपग्रह, सैन्य संबंधित उपग्रह, ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। इनसेट क्या है? मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? हिमानी मूल, ज्वालामुखी मूल, वायु मूल या संरचनात्मक मूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका संरचनात्मक मूल। ठीक है, नर्मदा नदी के लिए क्या हो जाएगा? संरचनात्मक मूल। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। और यह जो है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्सों में इसकी धाराएं पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होता है? कोंकण तट, मालाबार तट, गुजरात तट या कोरोमंडल तट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल तट। ठीक है, ये कोरोमंडल तट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है जो कि आपका अक्टूबर नवंबर में वर्षा कराता है दोस्तों, ये उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, कौन सा संदर्भ में सत्य है दोस्तों? ठीक है, मतलब सही प्रश्न, सही का आपको चयन करना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है? नहीं दोस्तों, ये गलत है। मौसम परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, दिन और रात होता है। अपनी धुरी पर जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूरता है, इसमें क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, क्या होता है? दिन और रात होता है। दूसरा देखें दोस्तों, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात होता है। ये भी गलत है दोस्तों। दिन और रात तो उसी में होता है, तो इसमें दिन और रात नहीं होता है, बल्कि इसमें जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों 100 प्रश्न का पूरा सीरीज देख लिया। तो जिसको ये सीरीज अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा, तो आप एक लाइक कर दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मेरे द्वारा मिलता रहे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।